हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वोकेबुलरी का सेट नंबर 15। और आज का सेट शुरू करने से पहले मैं आपको एक वर्ड रूट की प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे यहाँ पे देखिए, वर्ड रूट जो होता है उससे बहुत सारे शब्द फिर बन जाते हैं। यानी अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये एक तरह का आपका तीर है, ठीक है, ये तीर है, धनुष है, और LOQU ये हमारा जो है वो आज का वर्ड रूट है। LOQU मतलब होता है बात करना, लोकू, टू टॉक। अब इस धनुष से, ये लोकू नाम के धनुष से आप जितने भी तीर चलाएंगे वो सारे फिर शब्द बन जाएंगे। तो जैसे यहां पे देखते हैं, LOQU, लोक्यू मतलब क्या होगा? टू टॉक यानी बातें करना। तो लोक्वेशियस मतलब क्या हो गया? अब OUS लगाए यानी ये किसी व्यक्ति की विशेषता है यानी विशेषण है। तो लोक्वेशियस वो व्यक्ति है जो बातें बहुत ज़्यादा करता है, वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता है। ऐसे व्यक्ति को आप गैरुलस भी बोल सकते हो। गैरुलस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोक्वेशियस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लोक्वेशियस जो वर्ड है उसे हम पहले कर भी चुके हैं। तो कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बातूनी हो, यानी आप बोल सकते हैं मुखर, या एक हिंदी में शब्द होता है, आपने सुना हो शायद, वाचाल। वाचाल मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है। तो अब लोक्वेसिटी क्या हो गया? लोक्वेशियस अगर वो व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बोलता है तो उसकी विशेषता है, मतलब तो लोक्वेसिटी हो गया एक्शन ऑफ टॉकिंग अ लॉट, यानी बहुत ज़्यादा बोलने की प्रक्रिया, लोक्वेसिटी। वेंट्रोलोक्विस्ट, यहाँ पे वेंट्रो मतलब जो है वो एक तरह से स्टमक के लिए होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए एक पेड़ की पत्ती है, उस पेड़ की पत्ती को अगर आप अपनी 2 उंगलियों से पकड़ते हैं तो पत्ती का वो वाला पार्ट जो नीचे की तरफ होता है हम बोलेंगे उसे वो वेंट्रल है, और पत्ती का ऊपर वाला जो पार्ट है हम बोलेंगे कि वो डॉर्सल है। तो डॉर्सल मतलब ऊपर की तरफ, वेंट्रल मतलब नीचे की तरफ। जैसे हमारी जो बॉडी है, अगर हम एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी बनाएं तो जो पैर होते हैं वो वेंट्रल पोजीशन में होते हैं, लेकिन जो सिर होता है वो डॉर्सल होता है, ठीक है ना, वो डॉर्सल होता है। यानी ह्यूमन बीइंग्स में जो हेड है वो किस पोजीशन पे होता है? डॉर्सल, DORSAL। और हमारे जो फीट हैं वो वेंट्रल होते हैं। तो वेंट्रोलोक्विस्ट मतलब एक व्यक्ति जो अपने पेट से आवाज़ें निकाल सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है पेट से, यानी कि मुंह को छोड़ के वो कहीं से भी आवाज़ें निकाल सकता है। कई बार कुछ लोगों में एक कला होती है कि वो अपना मुंह बंद रखते हैं लेकिन वो पेट से आवाज़ निकाल सकते हैं, तो उन्हें बोलेंगे वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट एक व्यक्ति, खास तौर पे जो एंटरटेनर होते हैं, जो जोकर होते हैं, कॉमेडियन होते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, अपनी आवाज़ को दबा लेते हैं। मतलब आप उनके मुंह की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा कि वो आवाज़ जो है वो उनके मुंह से नहीं आ रही, लेकिन कहीं और से आ रही है। वास्तव में आवाज़ हमेशा मुंह से ही आती है, लेकिन उनमें कला होती है कि वो चुप हो जाएंगे लेकिन फिर भी आवाज़ आती रहेगी। तो वेंट्रीलोक्विस्ट वो व्यक्ति होता है जो अलग अलग जगह से आवाज़ें निकाल सकता है। अब है सोलिलोक्वे। सोलिलोक्वे मतलब होता है खुद से बातें करना। खुद से बातें करना, अपने विचारों को खुद से ही व्यक्त करना। जैसे कई लोग शीशे के सामने सोलिलोक्वे करते हैं। अब आप इसमें भी देख सकते हो LOQU, इसमें ये वर्ड रूट आया हुआ है वेंट्रीलोक्विस्ट में, और सोलिलोक्यू में भी ये वर्ड आया हुआ है LOQU। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इसका संबंध हो सकता है कुछ ना कुछ बात करने से हो। और सोलो मतलब होता है अकेला, सोलो। तो सोलो अपने आप से बात करना, सोलिलोक्वे। हर शब्द को आप वर्ड रूट से याद नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आप वर्ड रूट से याद कर सकते हो। अब ये शब्द देखिए, कोलोक्वे, यहाँ भी जो है इस वर्ड रूट ये आ गया है LOQU, लोक्यू। कोलोक्वे मतलब होता है एक नॉर्मल कन्वर्सेशन, नॉर्मल बातचीत। नॉर्मल बातचीत उसको बोलते हैं कोलोक्वे। कुछ लोग जब मिलके बात करते हैं, आम बातचीत, आम सभा, उसे कोलोक्वे। फिर एलोक्वेंट, यहाँ भी देखिए LOQU आ गया। एलोक्वेंट मतलब जो बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेसिव हो। कई लोग होते हैं उनमें टैलेंट होता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति बहुत अच्छे से कर पाते हैं, और कई लोग होते हैं उन्हें अपने मस्तिष्क में पता तो सब होता है पर वो बोल नहीं पाते। तो कई वर्ड, जैसे आप देखेंगे शशि थरूर को, या बहुत सारे लोग हैं जो जिन्हें आप बोलते हुए सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि उनके मुंह से शब्द एकदम बह रहे हैं, यानी वो एलोक्वेंट हैं। एलोक्वेंट मतलब ब्यूटीफुली एक्सप्रेसिव टॉकिंग, इस तरह से बात करना कि बहुत अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर पाना, अपनी दूसरे तक जो संचार है बहुत अच्छे से कर पाना, तो एलोक्वेंट। और एलोक्यूशन बोलते हैं इस प्रणाली को, इस पद्धति को, यानी अगर आप बहुत अच्छे से बात करते हैं तो उसको, उस प्रक्रिया को बोलते हैं एलोक्यूशन। जो एलोक्यूशन जिसके पास होता है वो होता है एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट हो गया एडजेक्टिव। फिर है ग्रैंडिलोक्वेंट।
यहाँ पे भी देखिए वर्ड रूट है लोक्यू। ग्रैंड मतलब होता है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, उसको बोलते हैं एग्जैजरेटेड टॉकिंग। एग्जैजरेटेड मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति कर देना, मतलब अतिशयोक्ति कर देना, तो एग्जैजरेट कर देना, बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। तो ग्रैंडिलोक्वेंट मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना। नेक्स्ट है इंटरलॉक्यूटर। इंटरलॉक्यूटर मतलब जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो वो इंटरलॉक्यूटर है। इंटर मतलब एक तरह से बीच में, लॉक्यूटर मतलब जो बात कर रहा है। तो एक व्यक्ति जो किसी दूसरे से बात करता है वो है इंटरलॉक्यूटर। अगर मान लो दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं तो ये दोनों क्या हैं? इंटरलॉक्यूटर। ये बातचीत जो करे वो है इंटरलॉक्यूटर। जैसे कई बार अभी मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी द हिंदू अखबार में कि सरकार जो है वो बात करना चाह रही है किसी आतंकवादी संगठन से। अब वो डायरेक्ट तो बात कर नहीं सकती, तो उन्हें एक इंटरलॉक्यूटर की खोज है, यानी जो सरकार के बिहाफ पे बात करे। इसी तरह से पिछले साल जब 370 जब तक नहीं रिपील हुआ था, उससे पहले सरकार कश्मीर में भी कई बार अगर बात करती थी तो वो इंटरलॉक्यूटर चाहिए होता था, कोई ऐसा व्यक्ति जो बीच में आ जाए बातचीत करने के लिए, इंटरलॉक्यूटर। नेक्स्ट है सर्कमलोक्यूशन। सर्कम मतलब होता है गोल, यानी सर्कल, वृत्त, और लोक्यूशन मतलब वही बात करना। तो घुमा घुमा के बात करना, कहने का मतलब सीधी बात ना करना, बस घुमाते ही रहना बात को। तो राउंड एंड राउंड इन सर्कल, उस तरह से बात करना, उसको बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन में आदमी सीधी बात नहीं करेगा, घुमाता रहेगा बात को, स्पष्ट एकदम सामने नहीं कहेगा कुछ भी, ठीक है, सीधा संवाद नहीं करेगा, सीधी बातचीत वार्तालाप वगैरह नहीं करेगा, तो वो है सर्कमलोक्यूशन। तो आपने देखा किस तरह से हम एक ही वर्ड रूट से कितने सारे शब्द हमने बना दिए। यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स, अब आप इनको पहचान पाएंगे और हम इसको वर्ड रूट्स को भी आने वाले वीडियोस में और ज़्यादा इलेबोरेटिवली कवर करेंगे। और आज के जो हमारे 10 वर्ड हैं वो हैं ये। पहले है टेनेमेंट, फिर है सेनाइल, स्केप्टिक, टेंट्रम, स्क्रिमेज, स्कैंटी, स्कॉम, सिंपैटिको, सेलुब्रियस और स्केपगोट। तो सबसे पहला हमारा शब्द है टेनेमेंट। जो व्यक्ति किराएदार होता है उसको बोलते हैं टेनेंट। किराएदार को बोलते हैं टेनेंट और किराए के घर को बोलते हैं टेनेमेंट। तो टेनेंट और टेनेमेंट में फ़र्क समझ आ गया आपको? टेनेंट होता है किराएदार, किराएदार को टेनेंट कहा जाता है, और टेनेमेंट होता है किराए का घर, यानी एक कोई बिल्डिंग हो, कोई चौल हो, जैसे महाराष्ट्र वगैरह में चौल होती हैं, मतलब, तो वो जो है उनको बोलते हैं टेनेमेंट, जिसको एक या बहुत सारे लोगों को उधार पे दिया जा सके। उधार से मतलब यहाँ पे किराए पे। अब यहाँ पे देखिए टेनेंट वर्ड आ गया यहाँ पे कि हम टेनेमेंट को क्या करते हैं? टेनेंट को देते हैं रेंट पे, टेनेंट को देते हैं रेंट पे। जनरली जो टेनेमेंट वर्ड यूज़ करते हैं हम उनके लिए करते हैं जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ टाइप, मतलब जो बहुत आलीशान ना हो उसको टेनेमेंट कहेंगे। किराए का घर, क्योंकि आजकल तो किराए के घर इतने बड़े और आलीशान भी होते हैं जिनमें अमीर लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा किराया होता है, लेकिन नॉर्मल जो एक मध्य वर्गीय या जिसे हम कहते हैं लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति या गरीब व्यक्ति जो किराए पे लेता है तो उसे बोलते हैं टेनेमेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? इसका सिनोनिम है अपार्टमेंट, बिल्डिंग वगैरह। अपार्टमेंट हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई स्वीट, इसको लिखते हैं SUITE, बोलते हैं स्वीट। स्वीट मतलब भी होता है कोई किराए का कमरा। जैसे अगर आप हॉस्पिटल उसमें जाएंगे, होटल में जाएंगे, आजकल तो हॉस्पिटल वगैरह में भी बहुत आलीशान कमरे होते हैं जिनमें परिजन वगैरह जो है बीमार व्यक्ति की जो रुक सकते हैं। लेकिन हम होटल की बात करें तो होटल में जो स्वीट वर्ड यूज़ करते हैं वो उनके लिए करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महंगे कमरे होते हैं, तो वहाँ स्वीट यूज़ होता है। बाकी स्वीट का मतलब नॉर्मल एक किराए का कोई भी लॉजिंग हो सकता है। ड्वेलिंग, ड्वेल करना, वहाँ पे रहना। एबॉर्ड मतलब होता है घर, मेरा एबॉर्ड, मेरा घर। कई बार हम ये भी बोलते हैं ना जब कोई मर जाता है कि वो हेवनली एबॉर्ड, यानी वो अपने स्वर्ग वाले घर में चले गए। डिपार्टेड, द सोल डिपार्टेड फॉर द हेवनली एबॉर्ड। हैबिटेशन, हैबिटेशन मतलब आवास, यानी कि हैबिटेट। तो ये है टेनेमेंट। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है टेनेमेंट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। रैपिड डेवलपमेंट इज रिप्लेसिंग ओल्ड नेबरहुड एंड टेनेमेंट्स विद मॉडर्न ऑफिस बिल्डिंग। आज रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रगति हो रही है, उत्थान हो रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि जो पुराने नेबरहुड्स थे, नेबरहुड मतलब क्या होता है? नेबरहुड मतलब आपके जो लोकल लोग रहते हैं उनको जो आपके नेबर रहते हैं वो नेबरहुड हो गया, आपका मोहल्ला हो गया, तो मोहल्ले को बोलते हैं नेबरहुड। जो पुराने नेबरहुड हैं और जो पुराने टेनेमेंट हैं वो अब रिप्लेस किए जा रहे हैं, उनके स्थान पे अब आधुनिक ऑफिस की बिल्डिंग बनाई जा रही है।
शी वॉज अफ्रेड टू टेल हर वेल्दी बॉयफ्रेंड दैट शी लिव्ड इन अ बैडली मेंटेन टेनेमेंट ऑन द पुअर साइड ऑफ द टाउन। वो अपने अमीर बॉयफ्रेंड को बताने में संकोच कर रही थी, उसे डर लग रहा था, वो अफ्रेड थी, अफ्रेड मतलब डर लगना, वो अफ्रेड थी, वो उसे डर लग रहा था अपने बहुत ही ज़्यादा अमीर बॉयफ्रेंड को बताने में कि वो कहाँ रहती है, एक बैडली मेंटेन टेनेमेंट में, जो टाउन है वो पुअर साइड ऑफ द टाउन। कोई भी शहर अगर होता है ना, आप देखेंगे कि एक हिस्सा उसका ऐसा होता है जो बिल्कुल डेवलप्ड नहीं होता, और एक उस शहर का ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, जो उस शहर का सिविल लाइंस वाला एरिया होता है, या जो जहाँ आला अफसर वगैरह रहते हैं, जो डेवलप्ड एरिया होता है। तो लेकिन वो गरीब वाले एरिया में रहती थी, और वो भी एक बैडली मेंटेन टेनेमेंट में रहती थी, यानी कि एक बुरी तरह से प्रबंधन जिसका था, मेंटेन जिसको नहीं किया हुआ था, ऐसे टेनेमेंट में रहती थी। तो वो ये अपने बॉयफ्रेंड को, जो कि बहुत अमीर था, वेल्दी, वेल्दी मतलब अमीर, तो जो बहुत अमीर बॉयफ्रेंड था उसको बताने में डर उसे लग रहा था। अगला शब्द है सेनाइल। सेनाइल वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? सेनाइल वर्ड हम यूज़ करते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो बुढ़ापा जो होता है, बुढ़ापा मतलब ओल्ड एज, जब व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, तो बुढ़ापे से संबंधित अगर कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि भाई निर्बल, निर्बल, या मान लीजिए दुर्बल, निर्बल, दुर्बल, एक तरह से बुढ़ापे की पहचान, तो कोई भी वृद्धावस्था संबंधी चीज़ उसे हम सेनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? इनफर्म, डिक्रैपिट। डिक्रैपिट वर्ड हम कर चुके हैं, पुरानी टूटी फूटी इमारत, पुराना टूटा फूटा कुछ भी, उसको डिक्रैपिट बोलते हैं, या कोई मशीन है जो काम नहीं कर रही तो वो डिक्रैपिट है। सुपर एनुएटेड, सुपर एनुएशन मतलब होता है सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति कहते हैं ना, आपकी सुपर एनुएशन एज कितनी है? सुपर एनुएशन मतलब आपकी रिटायरमेंट कब होगी? तो हमारी रिटायरमेंट है जी 60 साल, यानी मेरी सुपर एनुएशन एज है 60। ठीक है, जैसे कई बार पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी सुपर एनुएशन एज कितनी होती है, या हाई कोर्ट का जज होता है उसकी सुपर एनुएशन एज कितनी होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के की 65 और हाई कोर्ट के की 62। तो एक तरह ये सुपर एनुएशन एज है। सुपर एनुएशन मतलब सेवानिवृत्ति हो जाना। चाइल्ड लाइक, बच्चे के जैसा, इसका उल्टा क्या हो गया? चाइल्ड लाइक। जो चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, बच्चे के जैसा, तो ये इसका उल्टा हो गया, क्योंकि सेनाइल मतलब क्या है? ओल्ड लाइक, मतलब बूढ़े के जैसा या वृद्धावस्थी संबंधी। इन्फेंटाइल, इन्फेंटाइल बोलते हैं जो बच्चे ने अभी जन्म लिया उसको इन्फेंट बोलते हैं, तो ये हो गया इसका उल्टा। इट इज नॉर्मल टू फॉरगेट थिंग्स लाइक एन अपॉइंटमेंट और व्हाट डे ऑफ द वीक इट इज, बट इफ यू फॉरगेट हाउ टू ड्रेस एंड बेथ यू मे हैव गॉन सेनाइल। कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है कि चीज़ें भूल जाना, जैसे आप अपनी अपॉइंटमेंट भूल गए, आपने किसी से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था वो भूल गए, या आज सप्ताह का कौन सा दिन है वो भूल गए, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप कपड़े पहनना भूल जाएं या नहाना भूल जाएं तो समझ लीजिए यू मे हैव गॉन सेनाइल, यानी शायद आपको बुढ़ापा आ गया है, आप सेनाइल हो चुके हो, यानी आपको बुढ़ापा आ गया है। तो सेनाइल मतलब होता है बुढ़ापा। आई थिंक माई ग्रैंड माँ इज गोइंग सेनाइल बिकॉज शी कीप्स फॉरगेटिंग हर डॉटर्स नेम। मुझे लगता है मेरी ग्रैंड माँ मतलब होता है दादी जी, ग्रैंड मदर या ग्रैंड माँ, तो मुझे लगता है मेरी जो ग्रैंड माँ है वो सेनाइल हो गई है, यानी वो बूढ़ी हो गई है, एक तरह से कहते हैं ना सठिया गई है। कई बार बोलते हैं सठिया, सठिया मतलब जो 60 साल का हो जाता है उसे बोलते हैं सठिया गया है। तो मेरे को लगता है मेरी जो दादी हैं वो सेनाइल हो गई हैं, क्योंकि वो बार बार अपनी बेटी का नाम भूल जाती हैं, तो शी इज गोइंग सेनाइल। अगला शब्द है स्केप्टिक। स्केप्टिक मतलब होता है जो संदेहवादी हो, यानी कई लोग जो होते हैं वो आसानी से विश्वास नहीं करते। स्केप्टिक ऐसा भी हो सकता है कि आपका व्यवहार ना हो ये, लेकिन आप किसी चीज़ को लेकर स्केप्टिक हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, वैसे तो मैं हर चीज़ पे विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन जब मुझे किसी को गुरु बनाना होता है तो मैं आसानी से नहीं बनाऊंगा, बिकॉज आई एम अ स्केप्टिक। ठीक है, मुझे खास तौर पे अगर इंटरनेट पे किसी को गुरु बनाना हो तो ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि मैं किसी को अपना गुरु बनाऊं, तो मैं पूरा देख के बनाऊंगा, बिकॉज आई एम अ स्केप्टिक। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पे भी विश्वास कर लूं, आंख बंद करके कोई कुछ भी कर रहा है तो मैं गुरु बनाऊंगा, क्योंकि मैं स्केप्टिक हूं, संदेहवादी हूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। अ पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट द एक्सेप्टेड ओपिनियन। बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में। कहने का मतलब ये है जो एक्सेप्टेड ओपिनियन है, यानी कि लोगों के, देखिए हर व्यक्ति का अलग मत होता है, ये तो आप मानते हैं। अब 10 में से अगर 7 लोगों ने कह दी कोई चीज तो वो एक जनरल ओपिनियन या एक्सेप्टेड ओपिनियन हो जाता है, जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम समाज कहते हैं। ठीक है, समाज ने अगर डिसाइड कर लिया कि भाई इस समाज में छोटे कपड़े पहनना जो है वो एक गुनाह है, तो गुनाह है। तो जहां 10 में से मान लीजिए 7 व्यक्ति कुछ बोल देते हैं या मेजॉरिटी बोल देती है, वो एक एक्सेप्टेड ओपिनियन बन जाता है, यानी ज्यादातर लोग उसको अपना मत दे देते हैं। एक्सेप्टेड ओपिनियन या जनरल ओपिनियन, आम मत।
लेकिन स्केप्टिक क्या करेगा, स्केप्टिक उसको क्वेश्चन करेगा, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा या उसको डाउट करेगा, एकदम से नहीं मानेगा। अगर आप एक स्केप्टिक को कुछ भी बोलोगे तो वो एकदम से नहीं मानेगा। तो ये जो व्यक्ति है ये एक तरह से आप कह सकते हो अविश्वासी है, अविश्वासी यानी स्केप्टिक। आप बोल सकते हो कि शक्की है, शक्की किस्म का है, थोड़ा सा शक करता है हर चीज पे। या संशयवादी, संशय बहुत होता है इसे, एकदम से बिलीव नहीं करता। तो इनसर्टिट्यूड, डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट ना होना मतलब डिस्ट्रस्ट होना, डूबियस, डूबियस, सस्पिशियन, सस्पिशियन, सस्पिशियन मतलब शक। तो स्केप्टिक हो गया सस्पिशियस, सस्पिशियस पर्सन। अनसर्टेनिटी यानी जो सर्टेन नहीं है, जो ऐसा नहीं है कि होके ही रहेगा, अनसर्टेन है। डिसबिलीफ, बिलीफ मतलब अगेन विश्वास, डिसबिलीफ मतलब अविश्वास। पैरानोया, पैरानोया मतलब भी होता है, जो व्यक्ति पैरानोया में होता है उसको बोलते हैं पैरानॉयड, पैरानॉयड। मान लीजिए आप कहीं पे घूमने गए हैं, अब वहां पे एक आपने गुफा देखी, आपने वहां पे गुफा देखी, आपने अपने दोस्त को बोला चलो इस गुफा में चलते हैं। आपका दोस्त कहता है नहीं 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 मुझे डर लगता है। आप फिर कहोगे चलो चलते हैं, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, डोंट बी पैरानॉइड, मतलब इतने शक्की मत बनो, इतने परेशान मत हो, इतने मतलब संदेह मत करो, चलो डोंट बी पैरानॉइड। अगर आप बहुत ज्यादा पैरानॉइड हैं मतलब आपको उस चीज पे विश्वास नहीं है, आप शक कर रहे हो, बार बार सवाल पूछ रहे हो, यानी आप पैरानॉइड हो या आप स्केप्टिक हो। और इसका उल्टा क्या हो गया, श्योरिटी। श्योरिटी मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो सर्टेन हो चीज, जो ऑब्वियस हो एकदम, जो सामने ही हो, स्पष्ट हो एकदम। ट्रस्टफुलनेस, पूरा विश्वास होना, ट्रस्टफुलनेस। सर्टिट्यूड, सर्टिट्यूड भी मतलब वही होता है, सर्टिट्यूड। अनसर्टेनिटी का उल्टा हो गया सर्टिट्यूड। या क्रेडेंस, क्रेडेंस मतलब बिलीवेबल, विश्वास करने योग्य, जो क्रेडेंस, क्रेडेंस मतलब बिलीफ। तो ये हो गया इसका उल्टा। मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्केप्टिक about the theory that aliens built the giant Moa statues on the Easter Island. ज्यादातर लोग जो हैं वो इस बात में संदेह कर रहे हैं, ये जो थ्योरी चली हुई है कि भाई जो एलियन, एलियन मतलब जो दूसरे ग्रहों पे लोग रहते हैं उन्हें एलियन बोलते हैं, कि जो एलियन लोग हैं वो उन्होंने ये बुत बनाया, स्टैचू बनाया ईस्टर आइलैंड पे। ज्यादातर लोग इसको संदेह की नजर से देखते हैं, यानी वो स्केप्टिक हैं। I suddenly become a skeptic when it comes to buying too good to be true products on the television. टीवी पे आपने देखा होगा, जैसे टीवी पे कई ब्रांड वगैरह होते हैं, वो टीवी पे ऐड आ रही होती है उनकी, तो मैं हमेशा उन्हें संदेह की नज़र से देखता हूं, यानी कि मैं अचानक स्केप्टिक बन जाता हूं। आई सडनली बिकम अ स्केप्टिक मतलब मैं स्केप्टिक बन जाता हूं जब भी मैं टीवी पे किसी ऐसे उत्पाद को देखता हूं, प्रोडक्ट को देखता हूं जो टू गुड टू बी ट्रू, यानी इतना अच्छा कि यकीनी ना होए। जब भी आप कोई ऐसी चीज देखो जीवन में जो आपको लगे कि यार ये तो इतनी अच्छी है कि यकीन ही नहीं हो रहा, तो भी संदेह पैदा होता है। या तो कोई चीज बहुत ही गंदी हो तो संदेह पैदा होता है, लेकिन अगर कई बार इतनी अच्छी हो कि विश्वास ही नहीं है हो रहा, भाई आपने जो मुझे ऑफर दिया है वो इतना अच्छा है कि विश्वास ही नहीं हो रहा, तो भाई जरूर कोई कुछ दाल में काला है। तो क्लियर है, स्केप्टिक आपको अविश्वासी। कई बार नास्तिक व्यक्ति को भी बोल देते हैं कि भाई तुम तो स्केप्टिक हो, भगवान को नहीं मानते, भगवान पे संदेह करते हो, तो वो कहता है हाँ जी बिल्कुल करते हैं, भगवान पे बिल्कुल संदेह करते हैं, किसी को भी थोड़ा अपना विश्वास दे दें, हम तो हैं नास्तिक हैं, बिल्कुल स्केप्टिक हैं हम तो, इस मामले में शंका करने वाले हैं हम तो, हमें तो हर चीज़ संदिग्ध लगती है, हम तो एक कहते हैं ना भ्रम है, हमें तो मतलब विश्वसनीयता नहीं है, मतलब विश्वसनीयता नहीं है, हम तो क्या नाम भ्रमी हैं, थोड़े से भ्रम है हमें तो, मान लीजिए, तो वो उस सेंस में यूज होता है स्केप्टिक। अब देखते हैं टेंट्रम। टेंट्रम बड़ा अच्छा वर्ड है। टेंट्रम मतलब होता है कि जैसे झल्लाहट या नखरे। एक कई बार लोग क्या करते हैं, गुस्से में फूट पड़ते हैं या फ्रस्ट्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो वो अपना टेम्पर दूसरे को दिखाते हैं, वो दूसरे को बताते हैं कि देखो मैं गुस्से में हूँ, उसके लिए वो उनको खींच जाते हैं, एक तरह से झल्ला जाते हैं, कहते हैं ना झल्लाहट हो रही है, तो उसको बोलते हैं टेंट्रम। कई बार आप देखेंगे कि जैसे एक बच्चा है, मान लीजिए एक कोई बच्चा है, उसको माँ बाप ने बहुत लाड़ प्यार दे के बड़ा करा है, बहुत ज़्यादा पैम्पर करा है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, हर चीज़ पूरी हुई, हर ख्वाहिश पूरी हुई, सारे खिलौने इस वक्त पे मिले, सब कुछ मिला। अब उसके जो पापा हैं उन्होंने उसे एक खिलौना दिलाने से मना कर दिया, तो वो क्या करेगा, वो अपने पापा से चिढ़ जाएगा, पापा से नाराज़ हो जाएगा, पापा पे टेंट्रम्स थ्रो करेगा। टेंट्रम्स थ्रो करेगा मतलब पापा को दिखाएगा कि देखो मैं आपसे नाराज़ हो रहा हूँ, वो रो के दिखाएगा, वो चिल्लाएगा, वो मुंह बनाएगा अलग अलग तरह के, तो उसको बोलते हैं टेंट्रम। टेंट्रम मतलब एक तरह से बदमिजाजी,
या चिड़चिड़ेपन का दौरा, या चिढ़ जाना, आवेश में आ जाना, गुस्से में आ जाना, झुंझला जाना, झुंझलाहट हो जाती है, तो इसका सिनोनिम हो गया आउटबर्स्ट। आउटबर्स्ट भी वही होता है, आउटबर्स्ट मतलब एकदम से गुस्सा बहुत तेज आ जाना तो दूसरे को दिखाना, आउटबर्स्ट ऑफ एंगर। फ्रेंजी, फ्रेंजी याद आया, इन अ फ्रेंजी, आवेग में आ जाना, बहुत ज्यादा गुस्सा। फिट ऑफ रेज, फिट ऑफ रेज, रेज मतलब भी वही गुस्सा। और इरप्शन, जैसे ज्वालामुखी फट जाता है ना, इरप्ट हो जाता है, इरप्शन हो गया। इरप्शन मतलब गुस्सा फूट के बाहर आ जाना, तो उसको बोलते हैं टेंट्रम। और टेंट्रम हम क्या करते हैं, टेंट्रम हम दूसरे पे थ्रो करते हैं, फेंकते हैं। अब जैसे लड़की देखिए यहां पे, ये लड़की टेंट्रम थ्रो कर रही है, इस लड़की को जरूर कोई चीज पसंद नहीं आई होगी, तो ये थोड़ी चिड़चिड़ी हो रही है, थोड़ी सी झल्ला रही है, तो ये टेंट्रम दिखा रही है। टेंट्रम दिखाना हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं थ्रो अ टेंट्रम। वर्ब यूज होती है थ्रो अ टेंट्रम। जैसे द टॉडलर थ्रू अ टेंट्रम व्हेन हिज मदर टुक अवे हिज फेवरेट टॉय। टॉडलर मतलब होता है बच्चा, बच्चे ने अपनी मां के ऊपर टेंट्रम थ्रो करा जब उससे उसका पसंदीदा खिलौना मां ने वापस ले लिया। यानी बच्चे ने दिखाया कि मैं आपसे खुश नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूं। उसके बाद द एक्ट्रेस हैज द लग्जरी ऑफ थ्रोइंग सच अ टेंट्रम बिकॉज हर रेपुटेशन गारंटीज दैट टिकट्स ऑफ हर मूवी विल सेल वेदर शी मेक्स नाइस विद द प्रेस और नॉट। जो एक्ट्रेस है, जो अभिनेत्री है, उसके पास ये लग्जरी है कि वो टेंट्रम थ्रो कर सकती है मीडिया के सामने। यानी अब देखिए, एक अभिनेत्री तो ऐसी होगी जो मीडिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगी, क्योंकि उसे पता है मीडिया उसके बारे में अच्छा लिखेगी तो फिर लोग भी अच्छी इमेज बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई अभिनेत्री है जिसको ये पता ही है कि भाई मेरी पिक्चर तो चलनी है, मीडिया जो भी लिखे क्या फर्क पड़ता है, तो वो मीडिया से व्यवहार जो है उसका बदल जाएगा। तो वो मीडिया पे किसी भी तरह से निर्भर ही नहीं है, किसी भी तरह से वो मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं है, तो उसके पास ये लग्जरी है एक तरह से कि वो मीडिया पे टेंट्रम थ्रो कर सकती है, मीडिया पे भी वो क्रोधी हो सकती है, मीडिया के सामने भी अपना गुस्सा दिखा सकती है, मीडिया को भी फटकार लगा सकती है। उसके पास ये एक एक्स्ट्रा लग्जरी है। ठीक है, एक तरह से ये उसके पास ऐसी चीज है, लग्जरी उसको बोलते हैं जो बहुत कम लोगों के पास होती है। जो चीज जरूरी नहीं है कि वो कोई टेंजिबल प्रोडक्ट हो, जरूरी नहीं है कि वो कोई उत्पाद हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपके पास है लेकिन जो बहुत कम लोगों के पास है, वो लग्जरी है। चाहे वो कोई बहुत महंगी चीज हो, मान लो, तो उस एक्ट्रेस के पास ये लग्जरी है। हर अभिनेत्री के पास ये नहीं है कि वो मीडिया से जैसे मर्जी बात कर ले, पर ये कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसकी रेपुटेशन है, उसकी रेपुटेशन ये गारंटी करती है कि फिल्म तो हिट होगी ही होगी, टिकट तो बिकेंगे बिकेंगे, चाहे वो प्रेस के साथ नाइस है या नहीं। अगला शब्द है स्क्रिमेज। स्क्रिमेज मतलब होता है दो लोगों के बीच में जब झड़प हो जाती है। अब झड़प से मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई या मार कुटाई, एकदम खून खून हो गया, उस लेवल का नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत झड़प हो गई, बहुत ज़्यादा सीरियस फाइट नहीं। ठीक है, थोड़ा गुत्थम गुत्था, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ छींटाकशी कर दी, फिर वो कुछ गुत्थम गुत्था हो गई, धक्कम धक्का कहते हैं ना, थोड़ी मस्ती, लात मुक्का, कोई हाथापाई। हाथापाई भी अगेन बहुत बड़ी हाथापाई नहीं, कि ऐसा नहीं कि दूसरे का सर फोड़ दिया, वो वाली नहीं, लेकिन समझ गया आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो झड़प, दो लोगों के बीच में स्क्रिमेज, झड़प हो जाती है, थोड़ा धक्कम धक्का हो जाता है, थोड़ी मस्ती हो जाती है, थोड़ा सा एक दूसरे को घसीटना, थोड़ा सा एक दूसरे को गुत्थम गुत्था, वो सब, उसको बोलते हैं स्क्रिमेज। यानी स्कर्मिश, स्कर्मिश भी उसे ही बोलते हैं, स्कफल भी उसे ही बोलते हैं, कन्फ्लिक्ट भी उसे ही बोलते हैं, और ब्रॉल भी उसे ही बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छे शब्द हैं, सारे के सारे एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम है। स्कर्मिश, स्कर्मिश मतलब भी होता है कि थोड़ी बहुत लड़ाई, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा सीरियस लेवल की नहीं, स्कर्मिश हो गया। स्कफल, स्कफल भी वही है, दो लोगों के बीच में स्कफल हो गया। कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा अलग तरह का वर्ड होता है। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है दो लोगों के बीच में बहुत सीरियस मतभेद होना, कन्फ्लिक्ट होना, विचारों का कन्फ्लिक्ट, विरोधाभास होना, दोनों के विचार नहीं मिल रहे तो दोनों के विचारों में कन्फ्लिक्ट हो गया। लेकिन अगेन कोई बहुत ऐसा नहीं है, कोई बहुत मर्डर वर्डर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कन्फ्लिक्ट मतलब बस दो लोगों के विचार नहीं मिलते, उनके बीच में हमेशा से वो चलती रहती है गुत्थम गुत्था। ब्रॉल, ब्रॉल भी वही है। इसका उल्टा क्या है? ट्रूस, ट्रूस मतलब दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई थी तो अब दोनों ने दे कॉल्ड अ ट्रूस, ट्रूस को हम कॉल करते हैं। अगर दो लोगों के बीच में अब शांति हो गई तो आप बोलेंगे दे कॉल्ड अ ट्रूस, यानी कि अब युद्ध विराम, ट्रूस, शांति वार्ता का समय आ गया, ट्रूस। रिकंसिलिएशन मतलब वही दोनों के बीच में दोबारा बन जाना, रिकंसाइल हो जाना, दोनों रिकंसाइल हो गए, रिकंसिलिएशन हो गया, सुलह हो गई, सुलह हो गई। सो सुलह को बोलते हैं रिकंसिलिएशन, यानी कि मेल जोल दोबारा। सीज फायर, सीज फायर मतलब युद्ध विराम। आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस भी बहुत अच्छा वर्ड है, आर्मिस्टिस मतलब भी होता है युद्ध विराम, आर्मिस्टिस। तो संधि, संधि हो जाना, संधि को भी बोलते हैं रिकंसिलिएशन या ट्रूस। तो ये हो गए इसके उल्टे शब्द।
In order to downplay the actual fight, the siblings told their parents the reason for bloody noses and torn clothing was a small scrimmage they had a few moments ago. दो सिबलिंग मतलब होता है सगे भाई बहन, उनको सिबलिंग बोलते हैं। सगे भाई या सगी बहन को सिबलिंग कहा जाता है। लोग पूछते हैं भाई आपके कितने सिबलिंग हैं? अजी मेरे तो 2 सिबलिंग हैं, एक भाई और एक बहन, तो टोटल हम 3 हैं। मेरे सिबलिंग 2 हैं तो हम टोटल 3 हो गए। तो बहुत गहरी फाइट हुई 2 सिबलिंग्स के बीच में, 2 भाइयों के बीच में या 2 बहनों के बीच में। तो उन्होंने उसको डाउन प्ले किया। डाउन प्ले मतलब यह दिखाना कि नहीं उतना सीरियस नहीं है, यानी किसी चीज को वैसे दिखाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे वो आए और उन्होंने देखा कि उनकी नाक से खून बह रहा है। ब्लडी नोजेज, ब्लडी नोजेज मतलब नाक से खून बह रहा है, और उनके कपड़े भी फटे हुए हैं, टॉर्न क्लोथिंग। तो उन्होंने ये कहा नहीं, स्मॉल स्क्रिमेज था, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी, सिर्फ स्मॉल स्क्रिमेज था, उस वजह से हो गया। तो उन्होंने जो एक्चुअल फाइट थी, जो बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, उसको डाउन प्ले करा। मान लो मेरे पैर में चोट लग गई, लेकिन और मैं फंक्शन में चला गया, तो वहां पे मैं थोड़ा सा लंगड़ा के चल रहा हूं, तो किसी ने पूछा भाई आपके पैर में क्या हुआ? अरे कुछ नहीं जी, बस ऐसे ही, बस वो पैर में मोच आ गई थी। यानी मैं उसको डाउन प्ले कर रहा हूं। मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा कि कोई बहुत बड़ी चीज है, तो मैं उसको डाउन प्ले कर रहा हूं। ठीक है। फॉलोइंग द एक्सीडेंट, heated arguments were exchanged between both the parties which later resulted in scrimmage. कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब दोनों तरफ से बहुत जोर की बहसबाजी हुई। हीटेड आर्ग्यूमेंट, दोनों के बीच में बहसबाजी हुई, और उसकी वजह से दोनों जो पार्टीज थी उनके बीच में स्क्रिमेज हुआ। नेक्स्ट वर्ड है स्कैंटी। स्कैंटी मतलब होता है कम या अपर्याप्त, कम या अपर्याप्त। अब यहां पे देखिए, एक जो डब्बा है टॉफीज से भरा हुआ है, यानी एम्पल, बहुत सारी टॉफीज हैं, बहुत सारी, एम्पल, प्लेंटी। और दूसरी तरफ स्कैंटी, यानी बहुत ही कम या अपर्याप्त, राइट। स्मॉल, इनसफिशिएंट मतलब, इनसफिशिएंट आप समझ गए, जो सफिशिएंट ना हो, अपर्याप्त हो। तो इसका सिनोनिम हो गया मिएगर मतलब भी होता है काफी कम। आपकी सैलरी कितनी है? जी बहुत ही मिएगर सैलरी है। तो मिएगर सैलरी के साथ बहुत यूज होता है। द डेली वेज लेबरर्स वर वर्किंग फॉर अ मिएगर सैलरी। जो डेली वेज लेबरर हैं, रोज के दिहाड़ी मजदूर हैं, वो मिएगर सैलरी पे काम करते हैं। मिनिमल मतलब बहुत ही कम। स्पार्स मतलब भी होता है बहुत ही कम। पैल्ट्री मतलब भी होता है बहुत कम। कहते हैं ना पैल्ट्री सम ऑफ मनी, तो पैल्ट्री के आगे हमेशा लगता है सम ऑफ मनी। पैल्ट्री सम ऑफ मनी, फॉर अ पैल्ट्री सम ऑफ मनी आई वॉज वर्किंग विद हिम फॉर 6 months। मैं उसके साथ 6 महीने से काम कर रहा हूं, बिल्कुल थोड़े पैसों में। पैल्ट्री सम ऑफ मनी। नेग्लिजिबल मतलब होता है ना के बराबर। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर। आप फिल्म देखने गए थे? हाँ जी गया था। कितने लोग थे? नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ठीक है। स्कार्स मतलब भी होता है बहुत ही कम। डेफिशिएंट याद होगा, जैसे कहते हैं ना विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, यानी बहुत कमी हो गई, तो डेफिशिएंट है। हैंड टू माउथ क्या होता है? बस दाल रोटी चलना। मेरी जिंदगी कैसी है? हैंड टू माउथ लिविंग कैसी होती है? बस दाल रोटी चलना। हिंदी में बोलते हैं दाल रोटी, मतलब कहने का बस मैं उतना ही कमाता हूं कि काम चल जाए, बस हैंड टू माउथ जी रहा हूं। मुहावरा है हैंड टू माउथ। तो इसका उल्टा क्या हो गया? एबंडेंट, बहुत ज्यादा, बहुत अधिकता, किसी चीज की बहुत ज्यादा अधिकता। प्लेंटीफुल, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा, प्लेंटीफुल। एम्पल, बाउंटीफुल, बहुत ज्यादा। सरप्लस, जरूरत से ज्यादा, सरप्लस। मुझे चाहिए अगर 4 पेन, मेरे पास हैं 10, तो मैं 6 दे दूंगा। क्यों? क्योंकि वो सरप्लस टू रिक्वायरमेंट है। तो सरप्लस के साथ लगता है सरप्लस टू रिक्वायरमेंट। सरप्लस टू रिक्वायरमेंट, अगर कोई चीज सरप्लस टू रिक्वायरमेंट है, यानी जितनी जरूरत है, जरूरत मतलब होता है रिक्वायरमेंट से ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सरप्लस टू रिक्वायरमेंट। कोपियस मतलब होता है बहुत ज्यादा, कोपियस, ठीक है। अधिकता किसी चीज की, इतना अधिक कि वो बच जाए, मतलब उसमें बचत भी संभव है। अतिरिक्त भाग, सरप्लस। एग्जाम्पल, farmers who abstained from sowing crops owing to scanty rainfall this year still hope that there may be some precipitation by the end of the year. वो किसान, वो फार्मर who abstained from sowing crop, abstained plus from plus verb, इसका मतलब आप वो काम नहीं करते। abstain करना मतलब किसी चीज से उस काम को ना करना। मैं स्मोकिंग से एब्सटेन करता हूं, मतलब मैं स्मोकिंग नहीं करता। आई एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। तो एब्सटेन, उन्होंने क्या करा? इस बार फसलें नहीं उगाई। सोइंग क्रॉप मतलब फसल, सो करना मतलब उगाना जमीन में। तो जिन किसानों ने एब्सटेन किया, इस बार फसलें नहीं उगाई,
क्यों? ओइंग टू स्कैंटी रेनफॉल। ओइंग टू मतलब होता है बिकॉज ऑफ, इसके कारण। किसके कारण? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। स्कैंटी मतलब कम बारिश, दिस ईयर। तो इस साल बारिश कम हुई, इस वजह से किसानों ने फसलें जो हैं वो कम उगाई, काफी कम। ठीक है, लेकिन फिर भी वो उम्मीद करते हैं, होप करते हैं कि इस साल के अंत तक प्रेसिपिटेशन हो जाए। प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बारिश होना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, पानी का गिरना। अब वो पानी किसी भी रूप में गिरे, ओले पड़ते हैं तो वो भी प्रेसिपिटेशन है। कोहरा या धूम्र कोहरा, जब धुआं मिल जाता है तो स्मोक बोलते हैं। कोहरा, कोहरा क्या होता है? फॉग। जब फॉग हो जाती है तो उसे भी प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो एक तरह से बारिश को लेकिन कॉमन सेंस में प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो किसान जो हैं, बारिश कम हुई तो उन्होंने फसलें भी नहीं उगाई, लेकिन अब वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इस साल के अंत तक बारिश हो जाए। The police officers claimed that the area is too large and their resources are scanty to tackle the crisis. पुलिस वालों ने ये क्लेम किया कि ये जो एरिया है, ये जो जगह है वो बहुत बड़ी है और उनके पास संसाधनों की कमी है। उनके पास जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, और उनके रिसोर्सेज बहुत कम है। टू स्कैंटी, बहुत ही कम। टू मतलब अगर किसी चीज के आगे लगा देते हैं तो उस मतलब उसकी तीव्रता और ज्यादा दिखाते हैं। ठीक है ना? टू मच क्राउड, बहुत ज्यादा भीड़। वैसे तो क्राउड का मतलब भी भीड़ होता है, लेकिन अगर आपको बोलना है बहुत ज्यादा तो आप क्या बोलोगे? द प्लेस इज टू क्राउडेड। टू क्राउडेड मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़। तो टू स्कैंटी, कि उनके संसाधन जो हैं बहुत कम है कि वो ये क्राइसिस, वो ये बुरा वक्त को टैकल कर सकें। यानी जो भी मुसीबत है, क्राइसिस मतलब मुसीबत, तो वो उस मुसीबत को टैकल कर सकें। तो ये पुलिस वालों ने कहा कि जगह बहुत बड़ी है और संसाधन बहुत कम है। नेक्स्ट है स्क्वाम। स्क्वाम मतलब क्या होता है? स्क्वाम का मतलब कंटेक्चुअल होता है, जैसे छटपटाना। छटपटाना या तड़पना, कसमसाना, अपनी घबराहट दिखाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। क्यों? क्योंकि आप बहुत नर्वस हो, घबराए हुए हो, एम्बेरसमेंट या दर्द में हो। ठीक है ना? ह्यूमन बींग्स के केस में हम बोलते हैं एक व्यक्ति अगर वो नर्वस है, बहुत ज्यादा तनाव में है, एंजाइटी में है, घबराया हुआ है या एम्बेरसमेंट में है, उसकी बेइज्जती हो रही है कहीं, या वो दर्द में है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। कई बार आप देखेंगे कई लोग टेंशन में होते हैं तो वो अपनी छत पे एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, इधर से फिर वापस, इधर से वापस। यानी एक तरह से वो अपनी घबराहट दिखा रहे हैं, वो स्क्वाम कर रहे हैं। ठीक है ना? स्क्वाम कर रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो छटपटा रहे हैं, स्क्वाम कर रहे हैं। स्क्वाम मतलब छटपटाना, तड़पना, कसमसाना, घबराहट दिखाना, कुल बुलाना। कई लोग कहते हैं कुल बुलाना, कुल बुला क्यों रहे हो भाई? हिलना डुलना, यू नो, उसको बोलते हैं स्क्वाम। इसका सिनोनिम हो गया रिगल या विगल या रिथ या स्लिदर। ये सारे शब्द जो हैं ये एग्जैक्ट सिनोनिम है स्क्वाम के। और इसका उल्टा क्या होगा? उल्टा होगा रिलैक्स्ड, बहुत ही ज्यादा शांत, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, कुछ नहीं। एट ईज, बहुत ही ज्यादा ईज पे है, मतलब बहुत ही शांत है, कोई परेशानी नहीं है। आई एम एट ईज, तो इसको ऐसे लिखते हैं, आई एम एट ईज मतलब मैं बहुत आराम में हूं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, आई एम एट ईज। जैसे कहते हैं ना अटेंशन स्टैंड एट ईज, तो स्टैंड एट ईज मतलब क्या होता है भाई? अटेंशन में तो ये भाई आप एकदम बढ़िया से सीधे खड़े हो एकदम बिल्कुल, लेकिन फिर वो जो पीटी वाले टीचर होते हैं वो बोलते हैं स्टैंड एट ईज। स्टैंड एट ईज मतलब अब आराम से खड़े हो जाओ। स्टैंड मतलब खड़ा होना, एट ईज मतलब आराम से, स्टैंड एट ईज। सेरीन, एकदम काम, शांत, सेरीन। एग्जाम्पल, व्हेन द टीचर टोल्ड माई पेरेंट्स अबाउट माई बैड बिहेवियर आई स्टार्टेड टू स्क्वाम इन माई चेयर। जब मेरे टीचर ने मेरे अभिभावकों को, मेरे पेरेंट्स को मेरे बुरे व्यवहार के बारे में, मेरे इनडिसिप्लिन के बारे में, मेरे गैर अनुशासन के बारे में बताना शुरू करा तो मैं अपनी कुर्सी पे ही स्क्वाम करने लगा। मतलब मैं डर गया था भाई अब क्या होगा, अब कहीं पेरेंट्स की डांट तो नहीं पड़ेगी, तो मैं अपनी चेयर में बैठा था और अचानक मैं स्क्वाम करने लगा। मतलब मैं एक तरह से अपनी घबराहट दिखाने लगा, मैं छटपटाने लगा, मैं तड़पने लगा, कसमसाने लगा, कुलबुलाने लगा। राइट? द डिफेंडेंट इज गोइंग टू स्क्वाम अंडर द प्रोसिक्यूटर्स इंटेंस क्वेश्चनिंग। डिफेंडेंट वो होता है मतलब जो एक्यूज्ड है, जिसपे इल्जाम लगा है। तो अब जो प्रोसिक्यूशन का वकील है वो उससे बहुत सारे सवाल पूछेगा, तो वो डिफेंडेंट क्या करने वाला है? अब स्क्वाम करेगा, देखना। ही इज गोइंग टू स्क्वाम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो स्क्वाम करेगा, वो अपनी घबराहट दिखाएगा, घबरा जाएगा बहुत ज्यादा। देखना आप, वो उसकी बॉडी लैंग्वेज देखना उसकी, आप डिफेंडेंट की। नेक्स्ट वर्ड है सिंपैटिको। सिंपैटिको मतलब होता है अनुकूल या सुसंगत। अनुकूल या सुसंगत मतलब कहने का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो गया, दो लोगों के बीच में उनके विचार मिल गए,
तो वो है सिंपैटिको। ठीक है, सिंपैटिको। आपकी रिलेशनशिप कैसी है उस व्यक्ति के साथ, हॉस्टाइल है या सिंपैटिको है, किस तरह की रिलेशनशिप है, किस तरह का आपका वो रिलेटिव है। जी मेरी जो उसके साथ रिलेशनशिप है वो सिंपैटिको है, यानी हमारी अच्छी बनती है। तो दो लोगों के बीच में अच्छी बनना, दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है, सुसंगत है, कंपैटिबल है, दोनों के बीच में अच्छे विचार मिलना, हार्मोनियस है, मेल खाना, एमिकेबल है, दोस्ती मैत्री भाईचारा, एग्रीएबल है, लाइक माइंडेड। लाइक माइंडेड मतलब एक ही जैसा मस्तिष्क है दोनों का, एक ही तरह के विचार है, लाइक माइंडेड। ठीक है, और इसका उल्टा अलूफ। अलूफ मतलब अकेला, अनसुटेबल। अनसुटेबल मतलब जो उपयुक्त ना हो, अनुपयुक्त, जो उपयुक्त ना हो, सुटेबल ना हो। डिसोनेंट। डिसोनेंट मतलब विचार नहीं मिलना, विचार नहीं मिलना, दोनों के विचारों में डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस मतलब ये दो लाइनें हैं, अगर ये दो लाइनें एक दूसरे के पास आती हैं तो मैं कहूंगा दोनों लाइनें कन्वर्ज कर रही हैं, और अगर दोनों दूर जाती हैं तो मैं कहूंगा डाइवर्ज कर रही हैं। कहने का मतलब दो लाइनें दूर जा रही हैं मतलब दोनों के विचार नहीं मिल रहे। हम दोनों के विचार कैसे हैं, डाइवर्जेंट। हम दोनों के विचार कैसे हैं, कन्वर्जेंट, यानी हमारे विचारों में कन्वर्जेंस हो रही है, हमारे विचार एक ही तरफ आ रहे हैं और बाद में मिल जाएंगे। तो हमारे जो विचार हैं वो कैसे हैं, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, अंडरस्टूड। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में फर्क नजर आया, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में फर्क। एग्जाम्पल देखते हैं। नो मैटर हाउ डिफरेंट माई अंकल एंड आंट आर इंडिविजुअली, दे हैव सक्सेसफुली मेंटेन्ड अ सिंपैटिको रिलेशनशिप ओवर द ईयर। हालांकि मेरे अंकल और आंट, मेरे चाचा और चाची बहुत अलग तरह के व्यक्ति हैं, इंडिविजुअली काफी अलग हैं वो अगर आप देखें, लेकिन फिर भी उनके बीच में हमेशा से रिलेशनशिप कैसी रही है, सिंपैटिको। कभी कोई लड़ाई देखने को नहीं मिली, हमेशा एक दूसरे के अनुकूल रहे, जबकि दोनों बहुत ही अलग तरह के हैं। We found out that not only the owners of that company but also the management and the workers had a really simpatico connection with one another. हमने ये खोज निकाला, हमें ये पता चला कि उस कंपनी में ना सिर्फ कंपनी के मालिक हैं जो ओनर्स हैं, बल्कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो प्रबंधक हैं सारे, और जो वर्कर हैं उनके बीच में भी रिलेशनशिप एकदम सिंपैटिको है। सिंपैटिको कनेक्शन विद ईच अदर, मतलब सिंपैटिको कनेक्शन मतलब अच्छा कनेक्शन, तो अच्छा मेल जोल है। अगली चीज है सैलुब्रियस। आपसे कोई पूछे भाई कोल्ड ड्रिंक हमारी सेहत के लिए कैसी है, तो आप कहोगे इट इज नॉट सैलुब्रियस, इट इज डेंजरस, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, डेंजरस है। इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज नॉट सैलुब्रियस। सैलुब्रियस मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको स्वास्थ्य प्रदान करे, यानी आपके हित में हो, हितकर हो, हितकर, आपके हित में हो, सैलुब्रियस हो। अब सैलुब्रियस का मतलब सिर्फ यही नहीं होगा कि सिर्फ हम स्वास्थ्य की बात करें, हम जनरल वे में भी बोल सकते हैं। क्या ये चीज उसके हित में है? अगर बारिश हो रही है तो आप कहेंगे इट इज सैलुब्रियस फॉर एग्रीकल्चर, बट टू मच ऑफ रेन इज नॉट सैलुब्रियस फॉर एग्रीकल्चर। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, तो आप बोलेंगे यस, प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल इज गुड फॉर एग्रीकल्चर, इट इज सैलुब्रियस फॉर एग्रीकल्चर, हितकर है, बट टू मच ऑफ इट कॉजेज फ्लड्स। बहुत ज्यादा है तो फिर बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं। तो इसका सिनोनिम हो गया हाइजीनिक, साफ सुथरा। साफ सुथरा खाओगे तो वो स्वास्थ्यप्रद है, आपके लिए हितकर है। हाइजीनिक मतलब साफ सुथरा। रेस्टोरेटिव, रेस्टोरेटिव मतलब जैसे अगर कोई इमारत टूट गई तो आप उसे रेस्टोर कराओगे, पुनर्वास कराओगे, दोबारा से ठीक कराओगे, मरम्मत कराओगे, तो रेस्टोरेटिव है। कहते हैं आपका जो खाना पीना है, आपका जो भोजन है, वही आपकी दवाई होनी चाहिए। ठीक है ना, भोजन इतना अच्छा करो कि वही दवाई का काम करे, आपका भोजन ही आपकी दवाई है। क्यूरेटिव मतलब उपचार, क्योर मतलब क्या होता है, उपचार, क्योर करना, उपचार करना, तो क्यूरेटिव है यानी उपचारक है, कोई चीज जो आपका उपचार कर रही है। रेक्यूपरेटिव, रेक्यूपरेटिव मतलब भी वही है, कोई चीज आपको ठीक कर रही है। रेजुविनेट कर रही है, आप में प्राण डाल रही है। शक्तिवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक, रेजुविनेट। जब भी मैं काम से बहुत ज्यादा थक जाता हूं, मैं 10 दिन की छुट्टी पे चला जाता हूं और मैं मेडिटेशन करता हूं। मेडिटेशन जब करता हूं तो वो रेजुविनेट करता है मुझे, मेरे अंदर दोबारा प्राण डाल देता है। ठीक है ना, मैं फुर्तीला हो जाता हूं। तो इसका उल्टा क्या होगा, परनीशियस, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब उस चीज के लिए अहित, अहित में है, जो अहितकर बोलेंगे आप, अहितकर। ठीक है, दुखदाई, नाशक, टॉक्सिक, जहरीला। नॉक्शियस, नॉक्शियस मतलब हानिकारक, नुकसानदेह, परनीशियस। तो ये इन सब का मतलब एकदम उल्टा हो गया, जो आपके अहित में हो। एग्जाम्पल देखते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, कोयम्बटूर एंजॉयज अ सैलुब्रियस क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पश्चिमी घाट के पास है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में, और प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नजदीकी। क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि जो वेस्टर्न घाट
क्योंकि कोयम्बटूर जो है वो वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों के नज़दीक है, यानी प्रॉक्सिमिटी में है। प्रॉक्सिमिटी मतलब नज़दीकी में है, इसीलिए कोयम्बटूर में सेलुब्रियस क्लाइमेट रहती है, हमेशा अच्छी क्लाइमेट रहती है, बहुत ही ज़्यादा हितकारी मौसम रहता है। सेलुब्रियस अच्छा मौसम रहता है, सेलुब्रियस क्लाइमेट पूरे साल थ्रू आउट द ईयर। इमीडिएटली आफ्टर आई वेक अप आई रन टू द टेरेस टू ब्रीथ द फ्रेश एंड सेलुब्रियस एयर इन द मॉर्निंग। जैसे ही मैं उठता हूं, इमीडिएटली उसके बाद क्या करता हूं, इमीडिएटली आफ्टर आई वेक अप, तुरंत उठने के बाद मैं भागता हूं छत पे, टेरेस पे। टेरेस मतलब छत, आपके मकान की रूफ, और मैं ब्रीथ करता हूं, सांस लेता हूं फ्रेश और सेलुब्रियस एयर। जो सुबह की जो हवा होती है वो फ्रेश होती है और सेलुब्रियस होती है, यानी स्वास्थ्यप्रद होती है, स्वस्थ बनाती है आपको, स्वास्थ्यदायक होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है सुबह की हवा, सेलुब्रियस। उसके बाद है स्केपगोट। स्केपगोट मतलब होता है बलि का बकरा। जैसे मान लीजिए कहीं पे करप्शन हुआ, मंत्री साहब नहीं पकड़े गए, लेकिन मंत्री का जो क्लर्क है वो पकड़ा गया, तो मीडिया क्या लिखती है, द क्लर्क वॉज मेड अ स्केपगोट टू प्रोटेक्ट हिज मास्टर्स। यानी अपने जो मास्टर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्लर्क को बलि का बकरा बना दिया गया कि क्लर्क ने करप्शन करी थी। एक व्यक्ति जो अपना ब्लेम दूसरे पे डाल देता है या जिस पे सारा ब्लेम आ जाता है वो उसको बोलते हैं बलि का बकरा। सारा का सारा जो दोष है उस पे आ जाता है, बलि का बकरा वो बनता है, स्केपगोट बोलते हैं। I know that he is just a scapegoat and the person who was really behind all that left the country a long time ago. मैं जानता हूं कि उसे तो सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया है और असली व्यक्ति यानी द पर्सन जो इन सब के पीछे है, who was really behind all that, वो तो कब का देश छोड़ के जा चुका है। When the police could not catch the real killer, they arrested a vagrant as a scapegoat to calm the worried public. होता ही है, जब पुलिस असली किलर को, असली जिसने हत्या की थी हत्यारे को, रियल किलर मतलब असली हत्यारा, जब पुलिस कुड नॉट कैच, नहीं पकड़ सकी किसे, द रियल किलर असली हत्यारे को, तो उन्होंने क्या किया, दे अरेस्टेड अ वैग्रेंट। वैग्रेंट मतलब जो वहां घूम रहा था, घुमक्कड़, कोई वहां घूम रहा होगा, जो स्थल है घटना स्थल उसके पास कोई घूम रहा होगा, वैग्रेंट था। वैग्रेंट मतलब घुमक्कड़, कोई घूम रहा होगा, तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया उसे और उसे बलि का बकरा बना दिया। क्यों किया उन्होंने ऐसा, टू काम द वरिड पब्लिक, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा चिंतित थी, तो पब्लिक को काम करने के लिए, शांत करने के लिए। कोई तो अरेस्ट करना होता है ना कि हाँ जी हम काम कर रहे हैं, किसी को तो अरेस्ट करना होता है, किसी को तो बलि का बकरा बनाना होता है, तो वो कर दिया पुलिस ने। और अब हम करते हैं आज का पहरा। ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन आई यूज्ड टू लिव इन बैंगलोर इन अ टेनेमेंट नियर माई कॉलेज। जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैं अपनी स्नातक की पढ़ाई कर रहा था, तो मैं बैंगलोर में एक टेनेमेंट में रहता था अपने कॉलेज के पास, यानी किराए के घर में रहता था। बैंगलोर्स क्लाइमेट वॉज कूल इवन दो रेनफॉल वॉज स्कैंटी। बैंगलोर की जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो ठंडा था, लेकिन रेनफॉल उतनी नहीं होती थी। रेनफॉल वॉज स्कैंटी, स्कैंटी मतलब कम, बारिश कम होती थी। द ओनर ऑफ द टेनेमेंट वॉज अ ओल्ड सेनाइल मैन। जो ओनर था उस टेनेमेंट का, किराए के मकान का, वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, ओल्ड सेनाइल मैन। His wife was very skeptic of him and used to throw tantrums the whole day. उसकी जो पत्नी थी वो उस पर काफी संदेह करती थी हमेशा से, और पूरे दिन वो टेंट्रम थ्रो करती रहती थी। पूरे दिन जो है उसे जलील करती थी, उसे बोलती थी, भला बुरा सुनाती थी, टेंट्रम थ्रो करती रहती थी। That was the main reason for their daily scrimmages over trivial issues. ये मेन कारण ये था कि वो पत्नी उसकी पूरे दिन टेंट्रम थ्रो करती थी, तो उनके बीच रोज झड़प होती थी। डेली स्क्रिमेज मतलब रोज झड़प होना, किन बातों पे, बिल्कुल छोटी छोटी बातों पे। ट्रिवियल मतलब बहुत ही साधारण, बहुत ही छोटा, बहुत ही अनइंपॉर्टेंट चीजों पे वो लड़ते थे। आफ्टर द स्कर्मिश हाउएवर शी ऑलवेज यूज्ड टू स्कॉम विद एम्बेरसमेंट। लेकिन जब वो झड़प होती थी रोज, उसके बाद जो पत्नी थी वो एम्बेरस हो जाती थी, बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील करती थी, खुद ह्यूमिलिएटेड फील करती थी, तो उस वजह से वो स्कॉम करती थी। ठीक है, स्कॉम विद एम्बेरसमेंट। एम्बेरस हो जाना मतलब मुझे लज्जित मत करिए, मेरे पैर छूकर मुझे लज्जित मत करिए, आप तो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं एम्बेरस फील करूंगा, लज्जित फील करूंगा। क्लियरली दे हैड फेल्ड टू मेंटेन अ सिंपैटिको रिलेशनशिप। इससे साफ पता चलता था कि दोनों के बीच में एक सिंपैटिको रिलेशनशिप नहीं डेवलप हो पाया था। दैट एनवायरमेंट वॉज नॉट सेलुब्रियस फॉर आवर स्टडीज एट ऑल। वो जो वातावरण था, वो जो पर्यावरण था वहां पे, यानी कि वो जो एनवायरमेंट था वहां पे, वो हमारी पढ़ाई के लिए बिल्कुल सेलुब्रियस नहीं था, यानी बिल्कुल हितदायी नहीं था। इट वॉज द स्टूडेंट्स हु वर मेड द स्केपगोट फॉर देयर स्कफल। और जो बच्चे थे उन पे उसकी गाज गिर जाती थी, बच्चों को स्केपगोट बना दिया जाता था उनकी लड़ाई के लिए, यानी उनके बीच में जो स्कफल होती थी उसके लिए बच्चों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था कि बच्चों की वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो बच्चों को स्केपगोट यानी बलि का बकरा बना दिया जाता था। और अब हम करेंगे हमारे जो 5 क्वेश्चन होते हैं। सिंपैटिको का उल्टा बताना है, ठीक है।
सिंपैटिको हार्मोनियस, एमिकेबल, कंपैटिबल, ये सिनोनिम हो गए। उल्टा बताना है तो आंसर हो गया अलूफ। स्केप्टिक, स्केप्टिक का सिमिलर मीनिंग बताना है, ठीक है। सर्टिट्यूड, श्योरिटी, क्रेडेंस या डुबिटी, तो आंसर है डुबिटी। डुबिटी का जो है स्केप्टिक, सिमिलर, एक ही बात है। संदेह, संशयवाद। स्क्रिमेज, स्क्रिमेज का उल्टा बताना है, ठीक है। तो स्कर्मिश, ब्रॉल, स्कफल या रिकंसिलिएशन, तो आंसर है रिकंसिलिएशन मतलब संधि या मेलजोल। सेलुब्रियस, सेलुब्रियस का उल्टा बताना है, ठीक है। सेलुब्रियस का उल्टा हो गया परनिशियस। रेक्यूपरेटिव, रेस्टोरेटिव और सेनेटिव, सेनेटिव SANATIVE, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए, उल्टा हो गया परनिशियस। स्कैंटी, स्कैंटी का सिनोनिम बताना है। स्कैंटी का सिनोनिम यानी कि स्कैंटी का सिनोनिम हो गया मेगर यानी कम, और कोपियस, प्लेंटीफुल और एम्पल का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा। तो ये था हमारा वोकैब का वीडियो नंबर 15। मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो नंबर 16 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ ऐप।